तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और सभी को राम राम। आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और स्टडी इंडो परिवार में मैं राज सर आप सभी को आज एक बार फिर से एक नया मॉक करवाने वाला हूं जिसमें हम 50 प्रश्नों पे डिस्कशन करेंगे और ये मैं फास्टली करवाता हूं क्योंकि ये फटाफट सेशन का एक भाग है और जिसमें बच्चों के पास में काफ़ी कम समय होता है, कम समय में अधिक जानकारी और फास्टली रिविजन का ये टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको अगर ये क्लास पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर आप जरूर करेंगे। साथियों, आज का जो प्रश्न है, इनका पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। आप इसको पढ़ें, कमेंट सेक्शन में जवाब भी बताने का प्रयास करें। किसी भी प्रश्न पे अगर आपको दिक्कत लगे तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उस प्रश्न पे आपका जवाब भी देने का प्रयास करूंगा। और इस क्लास की पीडीएफ नोट्स है या क्लास का शेड्यूल है, क्लास का डायरेक्ट लिंक है, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके माध्यम से भी जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और बेहतरीन नोट्स और ऑनलाइन कोर्स के लिए आप हमारा एफ स्टडी टूम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, ठीक है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन वाहन को नीचे की ओर ढलान पर पार्क करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा क्या आपको करना चाहिए? मैनुअल ट्रांसमिशन है जिसमें आपको गियर हाथ से चेंज करने पड़ते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन कहलाता है। नीचे की ओर ढलान पर मतलब कि गाड़ी का मुंह इधर है तो यहां पर पहला डालेंगे तो आगे जाएगी, रिवर्स डालेंगे तो गाड़ी खड़ी रहेगी। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रिवर्स में आपको डालना है, हैंड ब्रेक आपको लगाना है। आप सभी को पता होगा ब्रेक है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सर्विस ब्रेक होते हैं, सर्विस ब्रेक, एक आपके पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक को हैंड ब्रेक बोला जाता है, सर्विस ब्रेक को फुट ब्रेक बोला जाता है। जब भी गाड़ी को आप पार्क करते हैं, रोकते हैं, हैंड ब्रेक अप्लाई जरूर होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे, यदि आपका वाहन फिसलना शुरू हो जाता है तो ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब भी आपकी गाड़ी फिसले, जबकि आपकी गाड़ी फिसले तो आपको एक चीज मैं आपको बताऊंगा। माना कि गाड़ी इधर फिसल रही है आगे से, ठीक है, सॉरी मैं दोबारा से गलत बता दी मैंने, ठीक है, यहां पे, हाँ चलो, ये गाड़ी है और गाड़ी पीछे से अगर इधर जा रही है, पीछे से इधर मूव हो रही है, क्योंकि ड्राइव एक्सल कहां है? ड्राइव एक्सल पीछे होती है। अब गाड़ी इधर ही फिसल रही है और आपने अगर इधर काटा, अब देखो किधर काटोगे आप? मतलब कि कहने का तात्पर्य है, अगर आपने यहां पर गाड़ी पीछे से लेफ्ट में जा रही है, किधर जा रही है? लेफ्ट में, ये राइट है, यहां लेफ्ट है, ये राइट है। अब आपने अगर इसको राइट में मोड़ा तो गाड़ी और ज्यादा फिसल जाएगी और गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि पीछे से पहले से लेफ्ट में गाड़ी है, फिसल रही है। तो आपको क्या करना है? फिसलन की ओर मोड़ना है, आपको भी लेफ्ट में मोड़ना है, यह आपको समझना है। फिसलन की ओर चलाना या मोड़ना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न 3, सस्पेंशन सिस्टम का मूलभूत काम। साथियों कमेंट सेक्शन में बताओ यार, ये प्रश्न आपको समझ में आया नहीं आया? ये पहिए हैं, ठीक है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी पीछे, ये रियर व्हील है, ठीक है, ये आर नहीं लिखूंगा, ये रियर है भाई, ये पीछे का जो गाड़ी है, पीछे से गाड़ी क्योंकि ड्राइव इसमें है तो गाड़ी के पहिए ये घूम रहे हैं इंजन से, तो गाड़ी माना कि लेफ्ट में फिसल रही है, ये राइट है, लेफ्ट में फिसल रही है। अब आप अगर इसको राइट में मोड़ देंगे तो गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ज्यादा फिसलेगी। आपने अगर लेफ्ट में मोड़ा तो गाड़ी फिसलने से बच जाएगी। ठीक आप कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया नहीं आया कमेंट में बताओ। सस्पेंशन सिस्टम का मूलभूत काम क्या है? सस्पेंशन आप सभी को पता है, रोड की जो झटके होते हैं उनको कम करना और कुशन प्रदान करना। कुशन का मतलब वो तकिए के रूप में काम करना, वाहन को कुशन प्रदान करना और रोड के झटकों से बचाव करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को निर्बाध मार्ग दिया जाना चाहिए। जो ये मैं स्पीड से बता रहा हूं, ये आपको पसंद है या आप इसको नापसंद करते हैं, इसके बारे में बताओ। हमें धीरे पढ़ना चाहिए या फास्ट जो चल रहा है काम वैसे चलने दिया जाना चाहिए? आपका कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है। आगे की क्लासें आपके कमेंट पर आधारित रहेगी। तो जो निर्बाध गति से, यानी कि ऐसे कौन से व्हीकल होते हैं जिनको आपको रास्ता देना चाहिए? तो आप सभी को पता होगा कि यहां पर बाढ़, भूकंप आदि किसी विशेष कार्य में लगे आपातकालीन वाहन होते हैं। एम्बुलेंस है, अग्निशमन है, ये सभी वाहन है ना, ये सभी आपात वाहन बोला जाता है और आपात वाहनों को हमेशा निर्बाध मार्ग आपको देना चाहिए। इसका उल्लेख धारा 194 ई में दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 10,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। प्रश्न 5, गोल आकृति में एक मोटी रेखा ब्लैक कलर में रेस्ट्रिक्शन एंड का संकेत है। किसका है? रेस्ट्रिक्शन एंड का। अब ये चिन्ह जो है क्या बताता है? रोक समाप्ति या रेस्ट्रिक्शन एंड, इसके बारे में गलत आपको बताना है, गलत कौन सा है, ठीक है। रोक समाप्ति चिन्ह है, बिल्कुल ठीक है। इसका बॉर्डर सफेद रंग में होता है, सफेद का अभी काले में है ना, ये गलत हो गया। जहां पर बड़ी सड़कें या मार्ग या व्यस्त सड़कों समाप्त होने के स्थान पर लगाया जाता है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन एंड होता है। यह मार्ग में संकेतों के पालन करने तो निर्देश के समाप्त होने का संकेत है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंड का संकेत है, बिल्कुल इसको रेस्ट्रिक्शन एंड बोला जाता है। प्रश्न संख्या 6, मेन रोड पर चलाते समय यदि आपके वाहन का ट्यूब या टायर पंचर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए?
आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, आप क्या करेंगे? धीरे चलाएंगे, पंचर हुई ट्यूब या टायर की मरम्मत के लिए गैराज या फ्यूल फिलिंग स्टेशन पर जाएंगे। आप सभी को पता होगा, गाड़ी पंचर हो गई है तो आप गाड़ी का प्रयोग रोड पर नहीं कर सकते, धीरे भी फास्ट भी नहीं। आप पंचर गाड़ी का प्रयोग रोड पर कर ही नहीं सकते, चला ही नहीं सकते। मतलब कि वाहन को धीरे से और सावधानी से सड़क के किनारे ले जाएंगे, टायर को खोलेंगे, पंचर निकलाएंगे, वापस लगाएंगे, फिर ले जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, टायर में कम हवा के दबाव से आपकी ड्राइविंग में क्या बुरा असर पड़ सकता है? मैं बताऊं आपको एक, ये जो है ना नीलेट का NIELIT नीलेट का पेपर था, उसका प्रश्न है और इसमें बोर्ड खुद कंफ्यूज है कि वो इसका आंसर क्या दे। बोर्ड पहले तो ये बता रहा है, ये पहले तो ये बताता है, फिर ये बताता है, फिर डिलीट कर देता है, फिर डिलीट कर देता है। ऐसा देखो मामला, बोर्ड के भी ये हालात हैं। ठीक है, तो मेन चलो प्रश्न संख्या 7, टायर में कम हवा के दबाव से आपकी ड्राइविंग में क्या बुरा असर पड़ सकता है? कम हवा कम होगी तो यहां पर क्या हो सकता है? कॉर्नरिंग, ब्रेक लगाने, स्टेबिलिटी में असुविधा। स्टेबिलिटी यानी गाड़ी एक सही स्थिति में स्थिति नहीं रह पाती, स्टेबल नहीं रह पाती। ब्रेक लगाने में दिक्कत आएगी, कॉर्नरिंग यानी कॉर्नर घिसेंगे, फ्यूल अधिक खर्च होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। टायर असामान्य रूप से खराब होना, टायर फेलियर की घटना, टायर फेल भी हो सकता है, फट सकता है, पंचर हो सकता है ना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, रक्षात्मक ड्राइविंग क्या होती है? रक्षात्मक ड्राइविंग का मतलब है अन्य, आप गाड़ी चलाते हैं तो आप ऐसा माने कि सामने से आ रहा है, बगल से आ रहा है, सभी लोग अनजान है, केवल जानकार मैं हूं, तो मुझे उनसे बचना है। वो अनजान व्यक्ति है, वो मुझे ठोक सकते हैं, मेरी गाड़ी को ठोक सकते हैं। मतलब कि हमें दुर्घटना से अपने आप को बचाना है, ये नहीं कि यार आगे वाला अपने आप साइड में करेगा, ऐसा मत करना। आपको अपने आप को ड्राइविंग करते समय दूसरे वाहनों से बचाना है। केवल गाड़ी चलाना ही नहीं, दूसरे वाहनों से एक्सीडेंट से बचना भी एक ड्राइविंग है ना। तो अन्य वाहन चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात नियमों और सड़क संकेतों के उल्लंघन की आशंका को ध्यान में रखते हुए वाहन सावधानी से चलाना ही क्या है? रक्षात्मक ड्राइविंग कहलाता है। आपकी कार का बीमा समाप्त हो गया है, आप इसे नवीनीकृत करने से पहले कब तक कानूनी तौर पर अपने वाहन को चला सकते हैं? बीमा की बात आई है तो बीमा का उल्लेख यहां पर धारा 146-47 में अनिवार्य किया गया है। नहीं करते हैं, धारा 196 में लागू है। जुर्माना पहली बार में 2000, दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 4000, 3 माह का यहां पर कैद का भी प्रावधान किया गया है। वो आप बिना वाहन का बीमा करवाए एक भी दिन गाड़ी नहीं चला सकते, 0 दिन हो जाएगा। गिव वे का संकेत है, उल्टा त्रिभुज है, गलत बताना इसके संबंध में, रास्ता दें, सही है, ये त्रिभुज में बना है, ये भी ठीक है। ये एक चेतावनी संकेत है, नहीं है भाई, चेतावनी नहीं, ये एक आदेशात्मक संकेत है, इसका पालन करना आवश्यक होता है, ये भी ठीक है। माना कि एक रोड है, आप इस रोड में यहां से छोटी रोड से एंटर कर रहे हैं, तो यहां पर यह गिव वे का संकेत होगा और इसका मतलब यह है कि आप जहां से यहां जाएंगे तो यहां से जो पहले से गाड़ी आ रही है ना, इसको आपको रास्ता देना चाहिए। मेन मार्ग पर या मुख्य मार्ग पर चल रहे वाहनों को बिना बाधा पहुंचाए आपका प्रवेश होना चाहिए, न कि उनको बाधा पहुंचाकर आप प्रवेश कर रहे हैं ना। तो समझ गए होंगे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में आप बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? गलत पूछा है ना, तो गलत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, वाहन का इंजन चालू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सभी को पता है, कई बार प्रश्न आ चुका है। रेडिएटर का कूलेंट स्तर और इंजन ऑयल ईंधन स्तर की जांच आप करेंगे। ये ईंधन मैंने जोड़ा अभी, केवल एग्जाम में केवल इंजन ऑयल का और कूलेंट का पूछा जाता है। तो आपको एक तो कूलेंट चेक करना चाहिए जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कूलेंट पूरा हो, एक इंजन ऑयल का लेवल आपको चेक करना चाहिए, इंजन ऑयल, ठीक है। वैसे तो सारे काम करने चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से यह है, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से यह आपको याद रखना है। प्रश्न 12, इंजन का अधिक गर्म होने का क्या कारण नहीं हो सकता? कारण नहीं है गर्म होने का, कूलेंट का रिसाव, थर्मोस्टेट का बंद पड़ जाना, निष्क्रिय इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन, इंजन पर लोड कम होना। इंजन पर लोड कम होगा तो इंजन गर्म क्यों होगा भाई? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी सभी कारण है इंजन गर्म होने के, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा वाहन हाई वोल्टेज बैटरी का उपयोग करता है? इलेक्ट्रिक, 3 पहिया रिक्शा, छोटी मोटरसाइकिल, उपरोक्त सभी। तो यहां पर केवल इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं ना, वो हाई वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। लंबी गाड़ियां होती है, इनमें 12 वोल्टेज की बैटरी काम आती है। एचएमवी गाड़ियां होती है, इसमें 12 वोल्टेज प्लस 12 वोल्टेज यानी 24 वोल्टेज की बैटरी काम आती है। एम्पियर पूछे तो 65 एम्पियर बता सकते हो, इसका एम्पियर पूछे तो 120 एम्पियर या 100 एम्पियर के आसपास इसकी होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है ना, इनमें हाई वोल्टेज बैटरी और इनमें मोस्टली लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है, लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। आप एक संकरे पुल के पास जा रहे हैं,
दूसरा वाहन विपरीत दिशा से पुल में प्रवेश करने वाला है, आपको क्या करना चाहिए? आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगर पुल पर किसी सामने से आ रहा वाहन अगर प्रवेश करने वाला है या कर चुका है तो आप दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन को धीमा करें और उसको पहले पुल को पार करने दें, यानी दूसरे वाहन के पुल को पार करने तक प्रतीक्षा करें, फिर आगे बढ़ें। ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा। एक अनिवार्य यातायात चिन्ह किस आकार में होता है? अनिवार्य का पूछा है, मतलब कि कंपलसरी, कंपलसरी, ठीक है। तो कंपलसरी जो होता है गोल आकृति में होता है, यानी सर्कल या वृत्त में होता है। आयताकार ये सूचनात्मक होते हैं भाई, सूचनात्मक, या ना, और वर्ग में भी यही होते हैं, और ठीक है। बाकी त्रिभुज में आपको पता चेतावनी होते हैं। एक सामान्य यात्री कार के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट टायर प्रेशर? पहली बात तो यह टायर प्रेशर को पीएसआई यानी कि पौंड पर स्क्वायर इंच में मापा जाता है। यहां पर एक सामान्य यात्री कार की पूछा है तो यहां पर कार में 32 से 35 पीएसआई तक जो है टायर का प्रेशर है वो होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पर हेवी का पूछ ले, एमएमवी गाड़ी का पूछ सकते हैं भाई, एमएमवी का 60 से 70 होता है। एचएमवी गाड़ी का पूछे तो 100 से 120 होता है। 120 से ज्यादा अगर आप हवा भरवाते हैं मतलब कि गाड़ी ओवरलोड में है, आप निर्धारित सीमा से ज्यादा लोड यहां पर वहन कर रहे हैं, इसीलिए आपको ज्यादा हवा की आवश्यकता पड़ रही है, जो कि गैर कानूनी होता है। इलेक्ट्रिक मोटर वाहन यानी ईएमवी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा भाई। गैस से चलने वाले एवं हाइड्रोजन से चलने वाली कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन का पर्यावरण के अधिक अनुकूल है। पूरा ये अनुकूल है भाई, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना, ये तो पूरा ही सही है भाई, अनुकूल ज्यादा ही है क्योंकि वो प्रदूषण नहीं करता। तो थोड़ा बहुत तो देखो नुकसान हर चीज का होता है, चाहे कोई सा भी व्हीकल हो। पुराने वाहनों की तुलना में नए के बराबर उत्सर्जन उत्पन्न करता है, नए के बराबर पुराने वाहनों, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो ये दोनों ही कथन सही है। ये कारें डीजल से थोड़ा कम क्या पूरा ही कम है, करती नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब है वो हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, अल्टरनेटर का मुख्य काम क्या होता है? अल्टरनेटर का मुख्य काम है बैटरी को चार्ज करना। अब बैटरी को चार्ज करना, अब यहां पर 3 हो गए, बैटरी को चार्ज करना सभी है भाई। अब ये है लो आरपीएम, हाई आरपीएम, लो एंड हाई आरपीएम। तो एक तो होता था आपके डायनमो, क्या होता था? एक तो होता था डायनमो, एक होता है अल्टरनेटर। इन दोनों में फर्क क्या है? अल्टरनेटर, तो जो अल्टरनेटर है ना, ये हाई और लो पे दोनों पे इसको चार्ज कर देता है। डायनमो केवल हाई पे काम करता है, क्या? केवल हाई पे काम करता है। और अल्टरनेटर जो है, अल्टरनेटर लो एंड हाई दोनों पे बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 19 है, यदि सड़क टूटी हुई सफेद रेखाओं से चिन्हित है तो आपको क्या करना चाहिए? टूटी हुई सफेद रेखा से अगर चिन्हित है तो आप यू टर्न या ओवरटेक या लेन बदलने के लिए इस रेखा को पार कर सकते हैं। टूटी रेखा मतलब पार कर सकते हैं, यही ठोस रेखा आ जाती तो आप इसको पार नहीं कर सकते थे। ठोस रेखा येलो कलर में आपके यहां पर मोस्टली मिलेगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है, एक इलेक्ट्रिक वाहन को निम्नलिखित रखरखाव कार्यों में से केवल एक की आवश्यकता होती है, वो क्या है? भाई इलेक्ट्रिक वाहन है, उसको क्या है? तेल होता ही नहीं है इसमें। ब्रेक पैड निरीक्षण, बिल्कुल ब्रेक पैड तो होते हैं यार, है ना, तो ठीक है। स्पार्क प्लग भी नहीं होता। टैंक में दबाव कम हो जाने पर तेल भरवाना, तेल तो इसमें होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रिक वाहन को ब्रेकिंग सिस्टम की देखभाल की हमेशा आवश्यकता होती है, क्योंकि बाकी चीजें इसमें होती नहीं है ना, लाइट से चलती है। तो आप 2 लेन वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने वाला वाहन बहुत धीमी गति से चल रहा है, सामने मतलब जो सामने आपके आगे चल रहा है, आप जिसको ओवरटेक करना चाह रहे हैं और आगे का रास्ता ओवरटेक करने के लिए साफ है, आपको क्या करना चाहिए? सभी को पता है, आपके सामने वाला जो वाहन है, आप इसके पीछे हैं, अगर वो धीमा चल रहा है, ये धीमा चल रहा है, तो आप इसको ओवरटेक कर देंगे, ठीक है। ओवरटेक करेंगे हमेशा राइट साइड से। कहां से? राइट साइड से। ओवरटेक हमेशा राइट साइड से किया जाता है। कहां से? वाहन को दाहिनी ओर से पास करें। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्ट आ रहा है ना क्लास के प्रश्नों को समझ में? आप समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत हो तो उस प्रश्न का कमेंट सेक्शन में आप जवाब मांग सकते हैं। एकल मार्ग के रूप में निर्दिष्ट सड़क पर नहीं करना चाहिए। एकल मार्ग को हम वन वे के नाम से जानते हैं। वन वे होता है ना, इसको एकांगी भी कहते हैं, एकांगी। और आप इसका चिन्ह है ना, इसमें एक एरो जा रहा होता है, एक और एरो आता है, दोनों में से एक को काट देते हैं, मतलब 2 थे, 2 में से एक को काटा, मतलब एकल मार्ग, वन वे। अब इसमें एकांगी मार्ग, वन वे मार्ग है ना, तो ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि भी एक दिशा में यान प्रतिच्छेद, ये रहा देखो, एक दिशा में यान प्रतिच्छेद, है ना, समझ रहे हैं ना? तो ये भी आ सकता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर सड़क साइड में गाड़ी रोक सकते हैं, ओवरटेकिंग कर सकते हैं, रिवर्स गियर में गाड़ी चला सकते हैं। निर्दिष्ट सड़क पर नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? रोकना कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, रिवर्स में नहीं चला सकते। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। एक निजी वाहन के रिकॉर्ड है, एक जो प्राइवेट व्हीकल होता है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स पूछें। एक प्राइवेट व्हीकल होता है, एक कॉमर्शियल व्हीकल होता है। प्राइवेट व्हीकल में आरसी जरूरी है, फिटनेस टैक्स इसमें साथ में आ जाते हैं, डीएल जरूरी है, पीयूसी जरूरी है,
इंश्योरेंस जरूरी है, ठीक है। अब कॉमर्शियल की बात करता हूं, आरसी, फिटनेस, यहां पे टैक्स होगा, परमिट होगा, अब पीयूसी भी होगा और इंश्योरेंस भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर होनी चाहिए। आजकल फास्टैग को भी ऐड कर लो भाई, फास्टैग और जोड़ लो। तो यहां पर जो प्राइवेट गाड़ी होगी उसका पंजीकरण, बीमा, पीयूसी, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो एक जीसीआर आया है, जीसीआर कमेंट सेक्शन में बता दो इसका पूरा नाम क्या होता है। जीसीआर किसे कहते हैं बताओ। देखें, यदि आप किसी अन्य वाहन को खींच रहे हैं तो आप एक रस्सी का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जो आपके वाहन के पीछे से अधिक लंबी न हो। ये दो व्हीकल है, आपको इनको जोड़ना है, तो ये जो दूरी है ना, ये कितनी हो सकती है, ये पूछा गया है भाई, ठीक है। तो ये दूरी 5 मीटर मैक्सिमम होती है भाई, याद रखना, 5 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। रात के समय विशेष परिस्थितियों में जब कोई वाहन सड़क के किनारे पर पार्क किया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। सड़क किनारे जब भी वाहन को पार्क करें, वो भी रात के समय, तो आपको पहली बात तो इंजन आपका बंद हो, चालू वाहन को रोड के किनारे खड़ा मत करो आप। वाहन लॉक होना चाहिए, वाहन को लॉक करो, पार्क लाइट ऑन होनी चाहिए, ये तीनों काम आपको करने हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब आपके ब्रेक गीले हो जाते हैं, आपने अपनी कुछ क्षमता खो देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। जब ब्रेक गीले होकर फेल हो जाते हैं ना, तो आपको बार बार प्रेस करना चाहिए, बार बार प्रेस दबाना चाहिए। तो यहां पर धीरे धीरे वाहन चलाएं और बार बार ब्रेक पेडल को दबाएं, जिससे कि ब्रेक है वो घर्षण के माध्यम से गर्म होकर सूख जाएंगे और उनकी जो पावर वापस है वो आप पे रिमूव हो जाएगी और वापस आ जाएगी। प्रश्न संख्या 27 से, यदि आप सीधे चक्करदार से पार जा रहे हैं तो आपको क्या संकेत देना चाहिए। यहां पर पूछा है कि भाई आप एक किसी गोल चौराहे में, देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दोबारा से पूरा समझाना चाहूंगा, ये पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक ये है, और इसमें अब आप देखो, एक ये से करके यहां है और ये करके यहाँ है, और एक ये करके यहाँ है, और ये इधर और ये इधर करके ये इधर है। अब आप देखो, इसमें माना कि आप यहाँ से जा रहे हैं, अब आपके पास में मुड़ने का किधर रास्ता, आपको किधर जाना चाहिए, कायदा किधर है। राइट में तो आप आ नहीं सकते क्योंकि चौराया है, आपका काम है इधर जाना, तो आप कोई टर्न नहीं ले रहे, आपके सामने मार्ग ही नहीं है। भी मार्ग हो बदलने का तभी तो टर्न लिया जाता है। तो यहां पर तो आपके लिए बेस चौराहे में प्रवेश करना ही एक वो कंटिन्यू मार्ग है, तो आप प्रवेश के समय कोई भी संकेत नहीं दोगे। अब आप इसमें गोल चौराहे में प्रवेश कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, माना कि अब आपको बाहर निकलना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो सीधे जाएं या टर्न लेके बाहर निकल जाएं। अब आप देखो, प्रवेश किया तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन बाहर निकलना है तो आपको यहां पर लेफ्ट का इंडिकेटर देना पड़ेगा। यही प्रश्न में पूछा है। प्रवेश पर कुछ भी नहीं, बाहर निकलने पर दाएं, गलत है। प्रवेश पर कुछ नहीं, बाहर निकल पर बाएं, बिल्कुल बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट होगा, लेफ्ट में टर्न देना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बताओ। कार का कौन सा हिस्सा आपकी कार के इंजन से टॉर्क को टायर में ट्रांसफर करता है। टॉर्क को टायर में ट्रांसफर करने वाला जो भाग है वो एक्सल होता है भाई, ठीक है। मफलर साइलेंसर का भाग है, अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है, कैलीपर आपके जो डिस्क ब्रेक होते हैं ना उनके ऊपर कैलीपर, मतलब कि ब्रेक पेड को पकड़कर यहां पे डिस्क पर चिपकाने वाला जो भाग होता है वो कैलीपर कहलाता है। कैलीपर का मतलब ही है कि कोई किसी चीज को पकड़ने वाला। कोहरे यानी कि धुंध की स्थिति में रात में हाई बीम के साथ ड्राइविंग करना क्या है, खतरनाक होता है, आपको हाई बीम पर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं लो बीम की। लो बीम का प्रयोग बारिश में, धुंध में, कोहरे में। अगर दिन में भी आपको लाइट चसानी है तो आप लो बीम का प्रयोग करेंगे। रात के समय हेडलाइट का, हाई बीम का प्रयोग केवल और केवल रात के समय में कर सकते हैं, केवल और केवल। शहरी सड़कों की, ग्रामीण सड़कों की, सामने से वाहन आने पर इन चीजों पर भी आपको लो बीम का प्रयोग करना चाहिए। लो बीम का प्रयोग कब करेंगे, जब गाड़ी सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप दिन में प्रयोग करते हैं, बारिश है, धुंध है, कोहरा है ना, या शहर में आप गाड़ी चला रहे हैं जहां पे सड़कों पर पहले से लाइटें लगी हुई है, प्रकाश की व्यवस्था की हुई है, वहां पर भी आप लो बीम में गाड़ी चलाएंगे। हाई बीम का प्रयोग केवल रात में, जब सामने से गाड़ी नहीं आ रही है या आने और जाने के लिए अलग अलग लेन का यहां पर व्यवस्था की गई है, तो आप हाई बीम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा खराब है, क्योंकि यह वापस प्रतिबिंब करती है और चकाचौंध कर सकता है हाई बीम का प्रयोग। हाई बीम से यहां पर प्रतिबिंब और चकाचौंध वाली बातें आप याद रखना। प्रश्न 30, बाएं मुड़ने के लिए हाथ का संकेत क्या होना चाहिए। आप सभी को पता है बाएं लेफ्ट का है ना, तो हमेशा ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर हमेशा कौन से हाथ का प्रयोग करता है, राइट हैंड का ही प्रयोग करता है। लेफ्ट हैंड तो आप लाना ही मत, बायां हाथ है गलत हो जाएगा, बायां हाथ है गलत हो जाएगा। मतलब कि ड्राइवर हैंड सिग्नल में कभी भी लेफ्ट हैंड का प्रयोग नहीं होता, हमेशा राइट हैंड का प्रयोग होता है, पहली बात तो। अब आपको बाएं मुड़ना है तो आप क्या करेंगे, दाहिने हाथ को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, गलत है, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे, ये कथन सही है। यानी राइट हैंड को आप ऐसे उल्टा घुमाएंगे कि भी मैं इधर जाऊंगा, है ना, तो बाएं साइड में इस टाइप से होता है। प्रश्न संख्या 31, कार के आगे की ओर बहुत नीचे सड़क के नजदीक लगी लाइट, यानी ये कार है,
ये कार है और ये हेडलाइट है, ये क्या है, हेडलाइट है। इनके नीचे और लाइटें होती है दो, तो इनको कहा जाता है फॉग लाइट। फॉग लाइट है ना, तो ये कोहरे, धुंध, बारिश में इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर फॉग बीम्स, मोग लाइट्स, डॉग लाइट्स, फॉग लाइट्स, तो ये फॉग लाइट ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। इंजन को ठंडा रखने में मदद करने के लिए जीवाश्म ईंधन चालित एलएमवी कार का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? इंजन को ठंडा रखने के लिए बात हुई है, तो आप सभी को पता है इंजन को ठंडा की बात आई तो यहां पर रेडिएटर इसका पार्ट हो जाता है। रेडिएटर कूलेंट या पानी की मदद से इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये अगले प्रश्न पे चलते हैं। सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर विरोध या आंदोलन या किसी भी प्रकार की हड़ताल के निशान के रूप में एक परिवहन वाहन को छोड़ना जो कि जनता या यात्रियों या ऐसे स्थान के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए बाधा या असुविधा का कारण बनता है, तो क्या हो सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है, रद्द या जुर्माना आपका हो सकता है। तो याद रखें, आप ऐसी जगह आपको गाड़ी को पार्क या रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पर जो है 33 नंबर प्रश्न हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 34 है, इनमें से कौन पुलिस अधिकारियों को आपका वाहन जब्त करने का अधिकार देता है? वाहन को जब्त पुलिस अधिकारी कब कर सकते हैं, ये पूछा है। तो वैध पंजीकरण नहीं है तब आपका वाहन पंजीकरण को जब्त किया जा सकता है, या आप कोई ऐसा गलत काम करते हैं गाड़ी से जो कि मतलब नहीं करना चाहिए, जैसे कि शराब बेचना है या कोई तरल पदार्थ या ऐसे कोई नशीले पदार्थों का आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बिना आज्ञा, तो इस टाइप से भी आप अगर गलत प्रयोग करते हैं वाहन का, तो वाहन को जब्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी एक ही कारण है, पुलिस अधिकारी बिना वैध पंजीकरण के अगर आप गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं तो गाड़ी को जब्त किया जा सकता है और आपकी गाड़ी के कागजों को भी जब्त किया जा सकता है। कागज तो है नहीं, क्या करेंगे? रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है। रियर का मतलब क्या होता है? गाड़ी जो होती है, गाड़ी में देखो 2 तो साइड में होते हैं, एक बीच में मिरर होता है, आप सभी को पता होगा, जिसमें हम पीछे की सीट पर बैठे जो है बढ़िया कोई आदमी बैठा है तो उसको देख लेते हैं ना। ऐसा नहीं है भाई, ये पीछे वाला जो मिरर होता है ना, रियर व्यू मिरर बोला जाता है इसको, और ये पीछे के दृश्य को देखने का काम आता है। अब पीछे सीट पर कोई बैठा है तो उसको भी देख लो, दिक्कत क्या है, देख लो ना यार। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका उपयोग है ना, वो उपयोग है गाड़ी के पीछे का जो दृश्य है, पीछे की गाड़ियां हैं उनको पीछे एक छोटा सा कांच लगा होता है, उसके माध्यम से पीछे देखने के काम आता है। ठीक है, तो यहां पर साइड मिरर का काम गाड़ी के पीछे का साइड का स्थान देखता है, और बीच वाला जो है ना, ये गाड़ी के ठीक पीछे की गाड़ियों को देखता है, ये मार्ग को देखता है। तो ऑप्शन पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखने के लिए, केवल ठीक पीछे, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है इन चीजों के बारे में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में गियर बदलने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करना आवश्यक रूप से करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? सभी को पता है कि भी मैनुअल ट्रांसमिशन का मतलब है हाथ से आपको चेंज करना है। गियर जब चेंज करते हैं तो आप सभी को पता है हम क्लच का प्रयोग करते हैं, और क्लच का प्रयोग यही है कि गियर प्लस जो इंजन है ना, इनका संबंध तोड़ना और जोड़ने का काम करता है क्लच। तो यहां पर क्लच इसका जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाहन शून्य उत्सर्जन करता है? कौन सा वाहन जो उत्सर्जन करता ही नहीं है? तो इलेक्ट्रिक वाहन जो यह है पर है वो ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक यानी बैटरी से जो चलते हैं ना, बैटरी या लाइट से जो चलते हैं वो उत्सर्जन करते नहीं है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहां पर 38 है। आपके अल्टरनेटर, वाटर पंप, पावर स्टीयरिंग, कूलिंग फैन को पावर करने वाले बेल्ट्स यानी कि वी बेल्ट या सर्पेंटाइन बेल्ट आपको कब बदलनी चाहिए? यानी कि आपकी गाड़ी की जो आपकी इंजन शाफ्ट है, इसके फ्रंट एंड पर रेडिएटर फैन है, रेडिएटर है, या आपके वाटर पंप है, अल्टरनेटर है, या आप जो ऑयल पंप है, इनको जो ड्राइव देती है, एसी का कंप्रेसर है, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए वी बेल्ट का प्रयोग करते हैं या सर्पेंटाइन बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो इन बेल्ट्स को आप कब बदलेंगे? जब वो टूट गई है, चिकनी हो गई है, फिसलने लगी है, या चिपचिपी हो चुकी है, धागे निकल चुके हैं, या मतलब उसके टुकड़े हो गए हैं, तो मतलब कि ऑप्शन सी हो जाएगा। जब बेल्ट चिकना हो, चिपचिपा, चमकता हुआ, अत्यधिक दरारें, खंडन हो, तो आपको बेल्ट को बदल देना चाहिए। मोस्टली 1 लाख किलोमीटर पर आपको इनको बदल लेना चाहिए अगर कंडीशन खराब हो गई है तो। किलोमीटर में पूछे तो 1 लाख बता देना। फिसलन वाली सड़कों पर चलने के लिए सबसे अच्छी ड्राइविंग तकनीक कौन सी है? फिसलन वाली सड़कों पर पहली बात है, फिसल रही है तो गति क्या करेंगे? गति कम, और ब्रेक कम से कम लगाना है। ब्रेक कम या अचानक ब्रेक नहीं लगाना। तो यहां पर आपको ध्यान है, गियर घटाना चाहिए आपको, लगातार ब्रेक न लगाएं, गियर बढ़ाना नहीं है, गति पर चलाना नहीं है, तीनों गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। गोल आकृति एक एरो जा रहा, एक एरो आगे निकल रहा, इसको आगे वाले को काटा, मतलब कि आगे नहीं निकलना है, मतलब कि ओवरटेक करना प्रतिबंधित है, पिछेलना करना प्रतिबंधित है। एक आदेशात्मक संकेत है। हैंड ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या है? हैंड ब्रेक मैंने बताया था, ब्रेक 2 प्रकार के हैं, एक तो सर्विस ब्रेक,
एक आपके हैंड ब्रेक को पार्किंग ब्रेक बोला जाता है, सर्विस ब्रेक को फुट ब्रेक बोला जाता है। जब आप हैंड ब्रेक का प्रयोग करते हैं तो कब करते हैं? जब आप किसी अपने वाहन को, गाड़ी को पार करते हैं, रोकते हैं, तो यहां पर हैंड ब्रेक का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर, कार में मफलर का काम क्या है? मफलर जो होता है ना, यहां एग्जॉस्ट सिस्टम का भाग है, एग्जॉस्ट जो सिस्टम है उसका पार्ट है, और यहां पर ये क्या करता है, ये शोर को कम करता है, नॉइज को, नॉइज कह दो, आवाज को शांत करता है। और जो खतरनाक जो गैसें निकलती है इंजन से, उनमें कुछ आग की चिंगारियां भी होती है, तो आग की चिंगारी भी ये इसको शांत करता है, ताकि वो वातावरण में आके किसी को आग नहीं लगा दे। नहीं तो इंजन में आग है, वो आग वातावरण में जाएगी तो आग की चिंगारियां तो जाएगी ना साथ में, तो वो किसी न किसी को जगा देगी धुएं में, है ना, तो ये उसको भी शांत करने का काम करता है। कार में मफलर का काम मैंने बता दिया। गाड़ी धीमी करने के लिए चालक का हाथ संकेत, गाड़ी को धीमा करना है, चालक का हाथ संकेत क्या होगा? दाएं हाथ को हथेली नीचे की ओर करके ऊपर नीचे करना, यानी आप हथेली नीचे करेंगे नीचे की ओर, और ऊपर नीचे करेंगे, हाथ को ऊपर नीचे करेंगे, तो ये क्या होगा? हमेशा राइट हैंड का प्रयोग होगा। ये तो तीनों ही गलत हो गए, लेफ्ट हैंड का बता रहे हैं। 2019 में हुए संशोधन के पश्चात अब परिवहन वाहन चालक लाइसेंस के लिए आवश्यक नहीं है क्या? पढ़ा लिखा होना, लर्निंग लाइसेंस होना, मेडिकल प्रमाण पत्र, 20 वर्ष की उम्र, यहां पर क्या जरूरी नहीं है? यहां पर पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, केवल साक्षर व्यक्ति जो है यहां पर आप हेवी लाइसेंस बनवा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है। यहां पर मैं आपको चीज बताना चाहिए, कंडीशनल सेंटेंस है, इसको थोड़ा सा मैं भी होल्ड करूंगा प्रश्न को। आप इस प्रश्न के थोड़ा सा जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें एक्चुअल में देखते हैं, तो वहां पर यह पाया जाता है कि आपको यहां पर पुराने लाइसेंस है ना, जो एलएमवी जारी हो चुके हैं, ये कंडीशन केवल एलएमवी जिनके पास में होता है उनके लिए लागू होती है। जिनके पास में एलएमवी लाइसेंस है केवल उनके लिए लागू होती है। आप डायरेक्ट एचएमवी यहां पर बनवाते हैं तो आपको यहां पर पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जिनको लाइट लाइसेंस इश्यू हो जाता है, केवल वो यहां पर मतलब किया है, वो लाइसेंस बिना पढ़े लिखे भी बनवा सकते हैं। ये कंडीशन अप्लाई है भी। आप सभी को पता होगा कि यहां पर धारा 12 में ड्राइविंग स्कूल का उल्लेख है, और ड्राइविंग स्कूल फॉर्म संख्या 5 में यहां पर एक प्रमाण पत्र देती है जो कि 6 माह का होता है। इस प्रमाण पत्र से 6 माह से आप डायरेक्ट एचएमवी बनवा सकते हैं। ऐसा 2019 में जो संशोधन हुआ है इसमें यहां पर जो है लिखा गया है। तो आप अगर डायरेक्ट एचएमवी बनवाते हैं तो आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, डायरेक्ट बनवाते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देना भी। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 2019 में हुए संशोधन के पश्चात अब परिवहन वाहन चलाने, ये हो गया भाई, अच्छा ठीक है। पश्चात अब परिवहन वाहन चालक लाइसेंस के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता का उल्लेख किया गया है। कौन सी धारा में किया गया है? धारा 9 में उल्लेख किया गया भाई। धारा 9 देख लेना मोटर वाहन अधिनियम की। आपके वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र 1 अगस्त 2022 को समाप्त हो रहा है, तो अब आप कब तक पुराने पंजीकरण से वाहन का प्रयोग कर सकते हैं? 1 अगस्त 2022 को समाप्त हो रहा है, तो अब 1 अगस्त 2022, 1 जुलाई 2022, 1 अगस्त 2022, ये सितंबर हो गया, ये अक्टूबर हो गया, तो आप कब तक कर सकते हैं? आप केवल 1 अगस्त तक ही वाहन का प्रयोग कर सकते हैं, ना तो पहले तक तो करते ही हैं, बाद में नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर यह भी सही हो जाता है इस टाइप से। तो कब तक कर सकते हैं? तो 1 अगस्त तक कर सकते हैं भी, ऑप्शन नंबर 1। अगर आपकी उम्र 45 वर्ष है, आप हल्का मोटर वाहन लाइसेंस बनवा लेते हैं, तो उसकी अवधि क्या होगी? आप सभी को पता होगा 18 से 30 के बीच में बनवाते हैं तो 40 वर्ष की उम्र तक ये वैलिड रहता है। इसके अलावा 30 से 50 के बीच में बनवाते हैं तो 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, ठीक है। तो यहां पर 10 वर्ष हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा का सही मेल नहीं है? यात्रियों की ओवरलोडिंग, धारा 194 ए। बिना बीमा के तहत वाहन चलाना, धारा 194 नहीं है भाई, 196 है, यह गलत हो जाएगा। बिना परमिट वाहन का प्रयोग, धारा 192 ए। वाहन पंजीकरण से संबंधित अपराध करना, धारा 192 बी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बीमा से संबंधित 196 जो धारा यहां पर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 49। आप रात्रि के समय किसी सड़क पर जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? रात्रि के समय किसी सड़क पर जा रहे हैं तो सामने से एम्बुलेंस आ रही हो तो उसे आसानी से गुजरने हेतु मार्ग प्रदान करेंगे या कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, ये हो गया। वाहन की हेडलाइट को हाई बीम पर नहीं करेंगे। रात्रि का समय है, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे भी? गलत है कथन। स्कूल के सामने हॉर्न का प्रयोग नहीं करूंगा। स्कूल के सामने कर सकते हैं अगर आपकी दूरी 100 मीटर से ज्यादा दूर है स्कूल से, तो है ना। मल्टी लेन सड़क पर हमेशा बाई लेन या साइड में वाहन को रोक रखेंगे। आप सभी को पता है हॉर्न बजाना प्रतिषेध होता है। कहां पे? एक तो आपके अदालत में, और एक हॉस्पिटल, 2 जगहों पर आप हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहां पर एक तो अदालत होती है, एक हॉस्पिटल होती है, वहां पर हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। स्कूल के पास में भी आप नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल के सामने अगर बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे हैं और वहां पर आप रोड के ऊपर हॉर्न बजाकर आपको निकलना चाहिए, क्योंकि बच्चे अचानक आ सकते हैं। तो सावचेत करने के लिए स्कूल के सामने हॉर्न का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टी लेन सड़क पर हमेशा बाई लेन या साइड में वाहन को रखेंगे। मल्टी लेन सड़क पर आप हमेशा बाई लेन जरूरी नहीं है, आप किसी भी लेन में सड़क को पर गाड़ी चला सकते हैं अपनी स्पीड या व्हीकल के अकॉर्डिंग। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो केवल और
केवल कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, पेट्रोल वहां से निकलने वाली सबसे जहरीली गैस की बात आ जाए, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, दोनों ही वाहनों में CO आपको यहां पर राइट आंसर करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका जवाब सही हो जाता है। तो साथियों आज की जो क्लास है यहां पर शानदार तरीके से हमने स्टडी एट होम जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आप हमारे मित्र हैं, हम आपके मित्र हैं और हम मिलकर अच्छी तैयारी आपके करेंगे तो बेहतरीन आपके पास में मौका है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का। साथियों अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स या हमारा जो स्टडी एट होम ऐप है उसके माध्यम से तैयारी करनी चाहते हैं तो वहां पर भी बेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं और शानदार कंटेंट आपको वहां पर प्रोवाइड होता है, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। कैसे करना है, ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, कोई क्वेरी हो तो इन नंबरों पर संपर्क करना है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों क्लास के बारे में फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्लास को समझ में आया नहीं आया, और आया तो कैसा लगा आपको। तो साथियों इस क्लास को आपको लाइक और शेयर करना है। आपको अगर इसमें कुछ भी सीखने को मिला है, आपको हेल्पफुल ये क्लास रही है, तो छोटा सा काम मेरे कहने से मेरे लिए कर देना। मैंने आधा घंटा आपको दिया है तो इसके लिए आपके 5 सेकंड का टाइम है, शेयर करने का थोड़ा सा कष्ट करें आप। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।